हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, एग्रीकल्चर नेट, IBPS, AF4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आप लोग इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाइए हमारे कितने क्वेश्चन एग्रीकल्चर के सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे अच्छे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? मुंबई में, नागपुर में, कानपुर में या नई दिल्ली में? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर, यानी कि हमारा दूसरा वाला एकदम सही है। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में क्या है? मुंबई के अंदर कॉटन टेक्नोलॉजी लैब है। ठीक है, कॉटन टेक्नोलॉजी लैब कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और बात करते हैं कानपुर की। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? आप लोग जानते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली में क्या है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। हम चारों जो ऑप्शन है इसको चारों के बारे में बता दिए हैं कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मुंबई में आपका हो गया कॉटन टेक्नोलॉजी लैब, नागपुर में हो गया केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली में ICAR स्थापित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि केले में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है केले में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है या पोटास पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। ठीक है, यानी कि पोटेशियम इसके अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। साथ ही इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और पोटास की मात्रा, ठीक है, दोनों की मात्रा अधिक मात्रा में केले के अंदर पाई जाती है। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कर रहा है ICAR की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ICAR की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ICAR, जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे पढ़े हैं तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ICAR की स्थापना कब हुई थी और ICAR दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 1 जुलाई को, दूसरा 16 जुलाई को, तीसरा 25 मार्च को, 23 दिसंबर को। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 वाला 16 जुलाई को। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। इसकी स्थापना की बात करें तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, इसलिए ICAR दिवस कब मनाते हैं? 16 जुलाई 1929 को। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि भारत में खजूर की तुड़ाई किस अवस्था में करते हैं? ठीक है, भारत के अंदर खजूर की जो तुड़ाई है किस अवस्था में करते हैं? डोका अवस्था में, डैग अवस्था में, पिंड अवस्था में या उपरोक्त सभी में? ठीक है, आपको बताना है कि भारत के अंदर जो खजूर की तुड़ाई करते हैं कौन सी अवस्था में करते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, डोका अवस्था, डैग अवस्था, पिंड अवस्था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डोका अवस्था में। भारत में जो खजूर की तुड़ाई की जाती है डोका अवस्था में ही तुड़ाई की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता विदेशों में जो खजूर की तुड़ाई है सबसे ज़्यादा किस अवस्था पे की जाती है तो विदेशों के लिए हो जाती है डेग अवस्था। ठीक है, विदेशों के लिए हो जाती है डेग अवस्था। अब पिंड अवस्था कब तोड़ी जाती है? अगर खजूर पूर्ण रूप से पके हुए खजूर आपको चाहिए, ठीक है, तो पूर्ण रूप से पके हुए खजूरों को हम पिंड अवस्था में तुड़ाई करते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में करते हैं? पिंड अवस्था में तुड़ाई करते हैं। या कह सकते हैं भंडारण अगर हमको करना है खजूर का तो भंडारण के लिए भी हम पिंड अवस्था में ही खजूर की तुड़ाई करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश किस नस्ल के उत्पत्ति स्थान माना जाता है? इसमें से बताना है कौन सी एक गाय की जो नस्ल है जिसका जन्म स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान आपका मध्य प्रदेश माना गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है मालवी, दूसरा मेवाती, कोसी और देवनी। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवी, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा।
और यह एक प्रकार की भारवाही नस्ल है। ठीक है, कैसी नस्ल है? मालवी भारवाही नस्ल है। और यह अधिकतर मध्य प्रदेश के अलावा आपको राजस्थान में भी देखने को मिलती है, यानी कि राजस्थान का जो मालवा क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस नस्ल को देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं मेवाती और कोसी की। मेवाती का ही दूसरा नाम, उपनाम कह सकते हैं, कोसी है। ठीक है, मेवाती का ही उपनाम क्या है? कोसी है। यानी कि कोसी एक स्थान है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। मेवाती का नाम कोसी है, उत्तर प्रदेश के गुड़गांव और मथुरा के जो बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि मैदानी जो क्षेत्र है, वहाँ के जगह के नाम पर इसको कोसी रखा गया है। ठीक है, यह एक प्रकार की गाय की प्रमुख नस्ल है। और बात कर लेते हैं देवनी की। देवनी जो नस्ल है, यह एक दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है। ठीक है, देवनी दुधारू नस्ल है। गाय 3 प्रकार के पर्पस पर पाली जाती है, दूध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, और भारवाहक यानी कि बोझा ढोने के लिए 3 उद्देश्य इसके हो सकते हैं। और देवनी जो कि एक दुधारू नस्ल है और यह दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र के लिए देवनी नस्ल है? दक्षिणी भारत के लिए, यानी कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका देवनी क्षेत्र कहलाता है, यानी कि उस क्षेत्र में देवनी अधिकतर नस्लें पाली जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है वाष्पीकरण मापा जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, एवोपोरीमीटर से मापा जाता है, या रेन गैस से मापा जाता है। ठीक है, आप चारों में से बताना है वाष्पीकरण किससे मापा जाता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, चलिए इसमें से आप लोग बताइए वाष्पीकरण मापा जाता है किससे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा सी वाला, एपोरोमीटर से क्या मापते हैं? वाष्पीकरण मापा जाता है। बात करते हैं एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं? वायु की गति मापा जाता है। वायु की गति किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। बात करते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेन गेज से। रेन गेज से क्या मापते हैं? आप लोग जानते हैं वर्षा का मापन किया जाता है। ठीक है, वर्षा का मापन किससे करते हैं? रेन गेज से किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फलों में प्रवर्धन जो होता है केवल बीज द्वारा ही किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऐसा फल है जिसका प्रवर्धन सिर्फ बीज द्वारा ही किया जाता है, यानी कि सीड द्वारा ही किया जाता है। पहला ऑप्शन है पपीता और नींबू, केला और पपीता, आम और लीची, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, पपीता और नींबू के अंदर प्रवर्धन जो होता है सिर्फ सीड द्वारा ही किया जाता है, ना कि उनका कलम द्वारा या लेयरिंग द्वारा किसी या विनियर ग्राफ्टिंग किसी विधि द्वारा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली फॉर सीड द्वारा ही इसका प्रवर्धन करते हैं पपीता और नींबू के अंदर। अब बात करते हैं केला की। केला का प्रवर्धन किससे करते हैं? स्वाड द्वारा करते हैं। ठीक है, स्वाड सकर्स द्वारा करते हैं इसका प्रवर्धन, स्वाड सकर्स द्वारा। अब बात करते हैं आम के लिए सबसे अच्छी प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है? तो एयर लेयरिंग होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, एयर लेयरिंग जो होती है ये होती है लीची के लिए। ठीक है, एयर लेयरिंग हो जाएगी लीची के लिए। और आम के लिए जानते ही हैं सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? विनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग जो होती है ये आम की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। ठीक है, तो आम के लिए हो जाएगी विनियर ग्राफ्टिंग, केला के लिए स्वाड सकर्स द्वारा, लीची के लिए एयर लेयरिंग, और पपीता और नींबू जो होते हैं सीड द्वारा ही प्रवर्धन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कांकरेज गाय का उद्गम स्थान बताना है, कहाँ पर है? यानी कि ए ऑप्शन है सिंध पाकिस्तान, रोहतक हरियाणा, मैसूर कर्नाटक, कच्छ गुजरात। ठीक है, चारों में से आपको बताना है कि कांकरेज जो गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। कांकरेज जो गाय होती है ये देख सकते हैं, ये कांकरेज गाय की नस्ल है, यानी कि इसको सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि दुधारू और बोझा ढोने के लिए दोनों काम में लिया जाता है। और इसके जो सींग हैं
ये सींग कैंसर इसको कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे इसके सींग होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए इसके सींग को क्या कहा जाता है, सींग कैंसर कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका जो कांकरेज गाय का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कच्छ गुजरात। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कच्छ गुजरात। सिंध पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिंध पाकिस्तान का उत्पत्ति स्थान थारपारकर। थारपारकर जो गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान। और रोहतक हरियाणा की बात करते हैं तो रोहतक हरियाणा में हरियाणवी जो नस्ल है, कौन सी नस्ल, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी जो नस्ल है ये इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा रोहतक या हरियाणा। मैसूर की बात करें, कर्नाटक में कोई ऐसी गाय की नस्ल नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोई अच्छी नस्ल नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। बाकी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कांकरेज गाय का उत्पत्ति स्थान का, वो हो जाएगा कच्छ यानी कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान होना चाहिए। ठीक है, क्रीम जो निकाली जाती है दूध का तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है दूध का तापमान कितना होना चाहिए। तो दूध का तापमान होना चाहिए यानी कि सबसे अच्छा जो तापमान माना गया है 30 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्रीम निकालने के लिए। अब देखिए पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा है यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा होंगे नहीं, यानी कि सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ऑप्शन सेकंड में आ रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, हमारा ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है, इसमें से बताना है पके हुए टमाटर में, गाजर में, पका हुआ पपीता में, पका हुआ आम में। यानी कि विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किस फल में या किस सब्जी के अंदर पाई जाती है, आपको बताना है। ठीक है, सबसे अधिक जो पाया जाता है ऑप्शन हमारा यानी कि डी वाला सही है। पके हुए आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है आप लोग जानते ही हैं, 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। विटामिन ए जो होती है ये आँखों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेत्र संबंधी रोगों को दूर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है। ठीक है, इसमें से बताना है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा है, जाफराबादी है, महसाना है या नीली रावी है। ठीक है, इसमें से जो आपका सही आंसर है यानी कि हो जाएगा ए वाला सही। सबसे ज़्यादा विश्व की बात करें या भारत की कह लें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली मुर्रा ही नस्ल है। ठीक है, ये 305 दिनों में कितना देती है, 1500 से लेके ये नस्ल 2500 लीटर। ठीक है, 2500 लीटर दूध दे देती है। और बात करें इस नस्ल को क्या कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। जैसे पंजाब और हरियाणा जो क्षेत्र है इसका प्रमुख स्थान माना गया है। ठीक है, ये जो मुर्रा है और इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं, इसकी खास पहचान है ये। अब बात कर लेते हैं अपने कुछ और ऑप्शनों की, जैसे जाफराबादी। जाफराबादी जो नस्ल है इसको क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं महसाना की। महसाना जो नस्ल है इसको द्विशंकर नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो दुग्ध काल है काफ़ी लंबे समय तक मतलब दूध देती है। महसाना जो है काफ़ी लंबे समय तक दूध देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीली रावी की, यानी कि इसको पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीली रावी को किस नाम से जानते हैं, पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो नीचे पूंछ का लास्ट छोर होता है, घुटने वाले छोर होता है, यहाँ पर व्हाइट कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे चारों ऑप्शन हो गए। इसका जो करेक्ट आंसर था वो मुर्रा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टोंगिया खेती किस देश में अपनाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है टोंगिया खेती किस देश में अपनाई जाती है, जापान में, न्यूजीलैंड में, फिलीपींस में, म्यांमार में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा, म्यांमार में अपनाते हैं। ठीक है, म्यांमार के अंदर क्या होता है कि एक वहाँ के आदिवासी जो होते हैं वो एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार में बारिश होती है, बारिश के समय पहाड़ों के ऊपर जाकर क्या करते हैं, नए नए
पौधे को लगाते हैं, ठीक है, उसी खेती को क्या कहते हैं, टोंगिया खेती कहा जाता है, ठीक है, उस खेती को क्या कहते हैं, टोंगिया खेती कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो गया यानी कि फोर्थ वाला, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फसल चक्र का महत्व है, ठीक है, आपको बताना फसल चक्र का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है उपजाऊ मृदा प्रबंध के लिए, दूसरा है खरपतवार प्रबंध के लिए, तीसरा है कीट और बीमारियों की रोकथाम के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। यानी कि चारों में से आपको बताना कौन सा सही है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि उपजाऊ मृदा प्रबंध के लिए भी आवश्यक है, खरपतवार प्रबंधन के लिए भी इसको अपनाया जाता है, फसल चक्र को कीट और बीमारियों की रोकथाम के लिए भी अपनाया जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए उपयुक्त रसायन बताना है, कौन सा है। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड यानी कि NaA जिसको कहा जाता है, मैलिक हाइड्राजाइड, जिब्रेलिक एसिड या PCPA। आपको इस चारों में से बताना है कि भंडारण में प्याज को अंकुरण को रोकने के लिए कौन सा रसायन छिड़काव करेंगे। इस प्रकार के प्याज भंडारण या कोल्ड स्टोर में अंकुरित हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए कौन सा हार्मोन्स का स्प्रे किया जाता है, तो मैलिक हाइड्राजाइड का स्प्रे किया जाता है, यानी कि MH इसको कह सकते हैं, MH का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं NaA की, यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है यानी फलों और फूलों को गिरने से रोकने के लिए, ठीक है, फलों और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, NaA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए जिब्रेलिक एसिड का, और तना की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा बताना है, ठीक है। 100 किलोग्राम अगर किसी भैंस का वेट है तो कितना उसको शुष्क आहार देंगे, ठीक है। तो इसमें 2.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, चारों में से आप बताइए कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये 2.5 किलोग्राम जो है ए वाला, ये हम देंगे गाय और बैल के लिए, ठीक है। गाय और बैल के लिए कितनी मात्रा देंगे, 2.5 किलोग्राम देंगे। और बात यहाँ पे आ रही है भैंस की पूछ रहा है, ठीक है। भैंस जो होती है 100 किलोग्राम का वेट है तो शुष्क भार कितना देंगे, तो शुष्क भार देंगे यानी कि 3 किलोग्राम, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे पूछता 200 किलोग्राम, अगर शरीर भार भैंस का 200 किलोग्राम है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाती, यानी कि 6 किलोग्राम हो जाता, ठीक है। इस अनुसार हम इसको शुष्क आहार की मात्रा देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर कह रहा है सिल्वी फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। सिल्वी फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पीसी कल्चर के अंतर्गत, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत, एंटोमोलॉजी या पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चारों में से आप बताइए जल्दी से किसके अंतर्गत सिल्वर फिश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं ये पीसी कल्चर के अंदर, पीसी कल्चर के अंदर मछली का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मछली का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, पीसी कल्चर के अंदर। बात करें सिल्वी कल्चर के, सिल्वी कल्चर में वनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वनों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। बात करते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है। और पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पैथोलॉजी में रोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। रोग का अध्ययन किसमें कहलाते हैं, पैथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब सिल्वी फिश एक प्रकार का कीट है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा, ठीक है। एंटोमोलॉजी में सिल्वी फिश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का कीट होता है जो किताबी कीट कह सकते हैं, किताब जो पुरानी किताबी होते हैं उसके अंदर अधिकतर लगता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें यह कीट है, तो ये एंटोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा सही हो जाएगा तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब कलम बंधन में संकुर डाली के रूप में टहनी जिसमें कई कलिकाएं हों, यानी कि कई बर्ड्स हों,
का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है, ग्राफ्टिंग कहलाता है, लेयरिंग कहलाता है, कटिंग कहलाता है। चारों में से आप बताइए कि मतलब कौन सा सही है। यानी कि ये शाखा, इसके अंदर बहुत सारे बड्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी कलिका पाई जाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बडिंग कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, बडिंग में जानते हैं, बडिंग में क्या होता है? एक कलिका होती है। ठीक है, एक कलिका किसमें होती है? बडिंग के अंतर्गत होता है, तो ये हमारा सही होगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती, बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं, बहुत सारी कलम निकलती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं, यानी कि जिसमें कई शाखाएं, यही तो पूछ रहा है कि जिनमें कई कलिकाएं हों उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग कई प्रकार की होती है, जैसे माउंट लेयरिंग ना, और प्रकार की भी लेयरिंग होती है। तो माउंट जो लेयरिंग होती है ये अमरूद के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अमरूद में कौन सी लेयरिंग करते हैं? तो माउंट लेयरिंग सबसे अच्छी होती है। बात करते हैं कटिंग की। कटिंग भी कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जैसे हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, 3 प्रकार की होती है कटिंग। तो हार्डवुड जो कटिंग होती है, यानी कि इसकी टहनी काफ़ी हार्ड होती है, सख्त होती है, तो ये हार्डवुड कटिंग अनार और अंगूर के अंदर की जाती है। कभी कभी पूछ लेता है हार्डवुड कटिंग किसमें किया जाता है? अनार और अंगूर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर कह रहा है भैंस का दूध किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? ठीक है, आपको बताना है भैंस का दूध जो होता है किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, लैक्टोज का, जेंथोफिल का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज का, यानी कि सी वाला हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं जितने इसके अलावा, भैंस के अलावा जितने अदर पशु होते हैं, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, कोई भी पशु हो, उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर कितनी लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है? यानी कि 4.5 से लेकर 5% पाई जाती है। लेकिन भैंस के अंदर लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5.4 से ऊपर पाई जाती है। ठीक है, 5.5 के लगभग इसकी लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय कौन से बादल दिखाई देते हैं? ठीक है, जिनका रंग काला और नारंगी हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? काला और नारंगी रंग का हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं काला और नारंगी रंग के बादल हैं। ठीक है, यानी कि सूर्योदय होते समय और सूर्यास्त होते समय इस रंग के बादल दिखाई देते हैं। तो इसमें चारों में से बताना है कौन से बादल होते हैं काले और नारंगी रंग के। सीरस बादल, कुमुलस बादल, स्ट्रेस बादल, नींबू स्ट्रेस बादल। ठीक है, चारों में से बताना है कौन से बादल इस रंग के दिखाई देते हैं। तो हमारा जो ये सीरस बादल है, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर सीरस बादल पाए जाते हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर सही है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल होंगे वही उन्हीं का रंग काला और नारंगी रंग का दिखाई देगा। इस कलर के जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सीरस बादल कहलाते हैं, यानी कि उनकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है, हाई ऊंचाई पर ये बादल होते हैं। और बात करते हैं कुमुलस बादल की। कुमुलस बादल जो होते हैं ये कपास जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे आप कपास रुई देखते हैं उस टाइप के जो बादल होते हैं वो कुमुलस बादल कहलाते हैं। स्ट्रेस बादल की बात करते हैं तो जो परतदार एक के ऊपर एक बादल होते हैं वो स्ट्रेस बादल कहलाते हैं। ठीक है, उस प्रकार के बादल को क्या कहते हैं? स्ट्रेस बादल कहा जाता है। ठीक है, निम्बो स्ट्रेस बादल की बात करें तो निम्बो स्ट्रेस जो बादल होते हैं ये लगातार बारिश करने वाले बादल होते हैं। ठीक है, निम्बो स्ट्रेस बादल कैसे होते हैं? लगातार बारिश करने वाले बादल होते हैं। हमारा जो आंसर सही है वो हमारा हो जाएगा, यानी कि ए वाला। सीरस बादल कैसे होते हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वह बादल काले और नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास है। ठीक है, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं? ठीक है, अस्थायी नहीं पूछ रहा है, यहाँ स्थायी पूछ रहा है। ठीक है, स्थायी पौधे सबसे अधिक किस में लगाते हैं? षष्ठभुजाकार में लगाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। यानी कि षष्ठभुजाकार में स्थायी पौधे सर्वाधिक मात्रा में लगाए जा सकते हैं। पंचवृक्षीय यानी कि पंचकोण विधि जिसको कहते हैं, अस्थायी पूछता, अस्थायी तब हो जाता हमारा पंचवृक्षीय यानी कि पंचकोण विधि। अस्थायी विधि में सबसे ज्यादा पौधे पंचवृक्षीय पौधे लगाए जा सकते हैं, तब हो जाता हमारा सी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ पर स्थायी पूछ रहा है, स्थायी के लिए षष्ठभुजाकार, अस्थायी के लिए पंचवृक्षीय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है जमुनापारी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान बताना है कि जमुनापारी जो बकरी की एक नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान बताना है कहाँ पर है। कानपुर जिला, आगरा जिला, इटावा जिला, एटा जिला, ये चारों उत्तर ही प्रदेश के हैं। तो इसमें चारों में से बताना है कौन सा जिला जो है जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका माना गया है इटावा जिला, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंबर 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख लक्षण की। जैसे अगर पूछता सबसे भारी नस्ल बकरियों में, तो हमारी हो जाएगी जमुनापारी। ठीक है, और इसको मैजिक गॉड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मैजिक गॉड के नाम से जाना जाता है। मैजिक गॉड के नाम से भी जानते हैं इसको, इस नस्ल को। और इसमें रोमन नाक पाई जाती है। ठीक है, रोमन नाक किस में पाई जाती है? तो जमुनापारी में पाई जाती है, रोमन नाक हो गई। और तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है इस बकरी को। और इसका जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर होता है। ठीक है, सफ़ेद कलर की ये बकरी होती है, इसकी खास पहचान है। ठीक है, और ये काफ़ी लंबी होती है और ये दुधारू नस्ल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आलू की सिंचाई के लिए उत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ICR, AO, AAO सभी एग्जामों में पूछा है आलू की सिंचाई के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। आपको बताना है बूंद बूंद विधि, क्यारी विधि, कूड़ विधि, ठीक है, बाढ़ विधि। ठीक है, चारों ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन सा सही है। यानी कि सबसे अच्छी जो विधि ये बूंद बूंद सिंचाई जो है ये उद्यान की फसलों के लिए, ठीक है, उद्यान वाली जितनी भी फसलें होती हैं तो उसकी सिंचाई के लिए सबसे अच्छी बूंद बूंद सिंचाई मानी गई है। ठीक है, क्यारी विधि की बात कर लेते हैं तो गेहूं और सरसों जैसी फसलें होती हैं, गेहूं और सरसों के लिए कौन सी विधि? क्यारी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। और कूड़ विधि की बात करते हैं तो ये आलू के लिए, ठीक है, आलू के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? कूड़ विधि। इसको फ्रो विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रो विधि भी कहते हैं इसको, फ्रो विधि, फ्रो मेथड भी कहा जाता है। और बाढ़ विधि किस में अपनाई जाती है? ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि धान की जो फसल है उसके अंदर बाढ़ विधि अपनाई जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो आलू की सिंचाई के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी हो गई? कूड़ विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है सर्वाधिक स्क्वैश किस फल से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको स्क्वैश को पानक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसमें पूछ रहा पानक या स्क्वैश सबसे ज्यादा किस फल से बनाए जाते हैं? संतरा है, बेर है, पाइनएप्पल है, आंवला है। चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्क्वैश या पानक जो बनाए जाते हैं यानी कि संतरा से बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। आबिकालीन निम्न का उदाहरण है। ठीक है, आबिकालीन एक भेड़ की नस्ल है जो कि संकर नस्ल है। ठीक है, कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। और ये आपको बताना है किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। ठीक है, यानी कि मेरिनो और मालपुरा से, मेरिनो और चोकला से, मेरिनो और सोनाडी से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी कि मेरिनो और मालपुरा से क्रॉस करके हमारी जो संकर ये जाति निकाली गई है वो आबिकालीन निकाली गई है। ठीक है, इसका एक खास बात यह है कि ये प्रतिवर्ष 2 से लेकर 4 किलोग्राम, ठीक है, प्रतिवर्ष 2 से लेकर 4 किलोग्राम ऊन उत्पादन करती है। ठीक है, ऊन उत्पादन कितना करती है? 2 से लेकर 4 किलोग्राम ये खास तौर से उत्पादन करती है। और इसको मेरिनो और मालपुरा के बीच में क्रॉस कर एक प्रकार की जाति विकसित की गई है। अब बात कर लेते हैं मेरिनो और चोकला। ठीक है, मेरिनो चोकला ये भी कहाँ से निकाली गई है? यानी कि CSWRI। ठीक, कहाँ से निकाली गई? CSWRI यानी कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आबिका नगर में है, तो यहाँ से इसको विकसित की गई है। ये दोनों किस्में मेरिनो और मालपुआ और मेरिनो और चोकला, यहाँ दोनों किस्में वहीं से विकसित की गई CSWRI से। ठीक है, और मेरिनो और चोकला का जो क्रॉस है उसको अभिवस्त्र कहते हैं। ठीक है, अभिवस्त्र क्या कहते हैं? अभिवस्त्र। इसके स्थान पर ये भी दे सकता है, अभिवस्त्र का क्रॉस पूछ सकता है, तो अभिवस्त्र का क्रॉस जो हो जाएगा मेरिनो और चोकला का हो जाएगा। अभिकालीन का पूछ रहा तो मेरिनो और मालपुरा का है। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि बारानी खेती हेतु सर्वोत्तम सिंचाई तकनीकी कौन सी है। आपको बताना है कि बारानी जो शुष्क क्षेत्र जो होता है उन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी विधि सिंचाई की कौन सी मानी गई। फुहारा विधि हो गई, ड्रिप विधि हो गई, बॉर्डर विधि हो गई या उपलावन विधि। उपलावन विधि को क्या कहते हैं, बाढ़ विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, बाढ़ विधि भी कह सकेंगे, यानी कि उत्प्लावन विधि अभी अब बताए थे, बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं उसमें धान की खेती करते हैं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। और फुहारा विधि की बात कर लेते हैं। फुहारा विधि असमतल भूमि, ठीक है, जहाँ पर भूमि समतल नहीं होती यानी कि उबड़ खाबड़ होती है, उन क्षेत्रों पर कौन सी सिंचाई करते हैं, असमतल विधि, असमतल भूमि। ठीक है, असमतल भूमि में फुहारा विधि का प्रयोग करते हैं। ड्रिप विधि की बात करते हैं। ड्रिप विधि यानी कि बूंद बूंद सिंचाई इसको कहा जाता है। ठीक है, और यही हमारा सही होगा, यानी कि ड्रिप विधि ही काम में लेते हैं। बारानी खेती यानी कि सूखी क्षेत्रों के लिए ड्राई लैंड जो भूमि है वहाँ पर कौन सी सिंचाई सबसे अच्छी मानी गई, ड्रिप विधि अपनाई जाती है। ठीक है, और बॉर्डर विधि की बात करते हैं तो बॉर्डर विधि यानी कि छोटी छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर सिंचाई करना, ये हमारी बॉर्डर विधि कहलाती है। भारत में सबसे ज़्यादा इसी विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, पूछ लेता है भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो बॉर्डर विधि की ही अपनाया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे घाटों में क्यारियों में बांट लिया जाता है, उसको बॉर्डर विधि कहा जाता है। उपलावन विधि के बारे में बता दिया, इसको बाढ़ विधि भी कहा जाता है, यानी कि धान की खेती के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो हम दूसरे या तीसरे दिन लाते रहेंगे। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को धन्यवाद।